आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका बहन कमलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी पूर्व में विधायक रहे और आने वाले समय में फिर से विधायक बन करके शिमला की विधानसभा में पहुंचने वाले ऐसे हमारे डॉक्टर अनिल धीमान जी, हमारे बीच में पार्टी के हमारे साथी जो महामंत्री हैं श्री अशोक जी, पूर्व में हमारे मंडल के अध्यक्ष रहे श्री दिनेश ठाकुर जी, जहाँ हमारे काम के लिए मदद के लिए बहुत दूर से आए आदरणीय श्री नरेंद्र राणा जी, मीडिया के हमारे साथी श्री पुरुषोत्तम जी, पार्टी के हमारे साथी मदन कौशल जी, श्री देवराज जी, श्री संदीप चौहान जी, और जिनका आपने भी गीत सुना जो हमारे पुराने समय से बहुत परिचित हैं, कैप्टन प्रीतम जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों। आज फिर से एक बार भोरन विधानसभा क्षेत्र में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज हम हट करके कुछ बातें करने के लिए आए हैं जो चुनाव के सिलसिले में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एकदम ये कार्यक्रम आपने बिल्कुल गांव में रखा है, जहां हमारी गाय माता भी हमारा पूरा समर्थन कर रही है पीछे से पूरा, और गांव में रह करके ये सारी चीज़ें सुनने को मिले, देखने को मिले तो सही मायने में दिल लगता है, मन लगता है, और ऐसा एक अनुभव होता कि हम हिमाचल से देवभूमि में रहते हैं। भाई और बहनों को लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं। ये विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है जहां पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती रही, बार बार जीत होती रही, लगातार जीत होती रही। उन्नीस 1990 के पश्चात अगर आज तक का हम सफर को और गिने तो सालों के हिसाब से ये 32 वर्ष का सफर पूरा हो गया। अगर हम इसको विधानसभा की जो हमारी 5 साल की जो टर्म होती है उसमें से सारी चीज़ों को मिला करके देखें, जैसे यहाँ पर अनिल धीमान जी ने कहा और बहन कमलेश जी ने भी कहा कि 9 बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक, 9वीं बार, 8 बार हो चुकी है, 9वीं बार अब की बार है। तो ये हिमाचल प्रदेश में बहुत ऐसे विधानसभा क्षेत्र बहुत कम देखने को मिले जहां इतने लंबे समय से एक पार्टी का नेतृत्व रहा। और इससे एक साफ बात जो हमारे ध्यान में आती है कि चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी दिल दिमाग में रची बसी है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुत मजबूत है। और आज मैं जब यहाँ भोटा में जब उतरा तो मैंने पूछा कि कहाँ जाना है कार्यक्रम के लिए। उन्होंने कहा कि इस तरफ जाना है। और जब रास्ता इस तरफ का उन्होंने पकड़ा तो मुझे याद आया वो दौरान जब उपचुनाव हो रहा था, तो ये तो हम सब गांव घूमे हैं, यहाँ पर एक एक गांव में घूमे हैं, घर घर में गए, गांव गांव में गए। और मेरी ड्यूटी भी इस वक्त 4 जोन है आपके, तो ये पट्टा वाला जोन मेरे पास था और इस जोन में बहुत बड़ी बढ़त यहाँ से मिली थी। शासन कांग्रेस का था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बहुत बड़ी जीत हुई थी और पट्टा इस जोन के लोगों ने बहुत बड़ा समर्थन दिया था। तो बहुत सारी बातें याद में उस वक्त भी ताज़ा हुई।
यहाँ कैप्टन प्रीतम जी ने गीत गाया। इनके गीत हम उस वक्त भी जो हमारे कार्यक्रम होते थे, सभाएं होती थी, छोटी नुक्कड़ सभाएं होती थी, वहाँ हम सुनते थे। बहुत जोरदार ढंग से पार्टी की बात गीत के शब्दों में पिरो करके कहते थे। और आज भी उन्होंने सरकार की बात का जिक्र यहाँ पर किया अपनी बात इसमें गीत में। मुझे मालूम पड़ा कि आपके परिवार में दुखद घटना हुई है। हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ इस घड़ी में, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई और बहनों, ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है। अलग तरह का चुनाव, इस तरह का चुनाव तो ऐसे ही आप सोचते हैं कि वोट पड़ रहे हैं, वोट ही देते हैं, और क्या है। हालांकि हर चुनाव में हर पार्टी की अपनी प्रयत्न होती है, अपनी कोशिश होती है कि हम जीते। हम कहते हैं कि हम जीतेंगे, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम जीतेंगे। दोनों तरफ से अपनी अपनी पार्टी की बात होती है। लेकिन अब के इस चुनाव में हमने इस बात को देखा है कि हम तो बात कह ही रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां भी जा रहे हैं हमसे ज्यादा लोग बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हमारे कांग्रेस के मित्र कई तरह के प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। सुनना एक बात होती है, वो तो आप जबरदस्ती भी सुना सकते हैं, लेकिन बात को सुनने के बाद मानना अलग बात होती है। मान इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनका भरोसा टूट गया है। देश का, प्रदेश का, समाज का, हर जगह का। इसलिए वो अलग तरह की परिस्थिति में इस वक्त गुजर रही है। अगर हम इस बात का जिक्र करें, मैं आज भी जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस वालों की शायद जिंदगी में शायद इतना खराब वक्त कभी नहीं आया जो वक्त आजकल गुजर रहा है। आप अंदाजा लगाइए इनकी स्थिति क्या बनी, हालात क्या बने। इनके एक नेता पूरे देश भर में यात्रा करने के लिए निकले। और राजनीतिक पार्टी में एक बात हमेशा देखने को मिलती है, कभी किसी प्रदेश में चुनाव हो, किसी क्षेत्र में चुनाव हो, तो नेता अपने कार्यक्रम स्थगित करके उस चुनाव के कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन इनके एक नेता पद यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा। और ये मालूम नहीं वो निकले हैं, ये निकाला गया है। ये तो कांग्रेस के लोग जाने। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि भारत तो एक है, वो क्या जोड़ना चाह रहे हैं। भारत जुड़ा हुआ है। अगर इस बात का जिक्र अगर जब धारा 370 समाप्त नहीं हुई थी उस वक्त कहा होता, भारत जोड़ो अभियान की बात कही होती, यात्रा का जिक्र किया होता, तो समझ में आता। आज धारा 370 भी समाप्त हो गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे है। आज भारत एक मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, हमने कांग्रेस के मित्रों को पूछा कि लड़का आपके नेता वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे। नहीं बोलते जी उनकी यात्रा चली हुई है। मैंने कहा उनकी तो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चली है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल गए। सब छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और यहां आप देखते होंगे हिमाचल में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की अध्यक्षा को ताकत देने के लिए, बल देने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और कहा गया ये 4 स्तंभ अध्यक्ष को मजबूत करेंगे, अध्यक्षा को ताकत देंगे। और 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष में से 2 लुढ़क करके हमारी पार्टी में आ गए, 2 हमारी पार्टी में शामिल हो गए, 2 रह गए।
मालूम नहीं है वह रक्षा कितनी मजबूत है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन 4 में से जब 2 सितंब टूट जाते हैं, 2 जो आधार छूट जाते हैं, तो मान लेना चाहिए कि वो भवन फिर सुरक्षित नहीं है। यही हालत कांग्रेस पार्टी की आ गई है। और आपने इस बात को भी देखा होगा, जब कांग्रेस के उन नेताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब रहने लायक रही है। इसलिए नहीं रही कि ना नेतृत्व रह गया, ना नीति रह गई, ना ये देश के लिए अच्छा कर सकती है, ना समाज के लिए अच्छा कर सकती है, ना प्रदेश के लिए अच्छा कर सकती है। इसलिए इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और ये बात भी सत्य है कि अगर पूरे देश भर में एक नजर मारे तो कांग्रेस का भविष्य के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए, 400 के लगभग जहां सीटें हैं, 367 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को वर्षों तक सत्ता मिली, 367 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इनकी हिम्मत देखिए कि यहां शोर डाले हुए हैं, हम आ रहे हैं। और हम तो उनको यही कह रहे थे कि भाई यही शोर तो हम उस वक्त भी सुन रहे थे जब वो यहां चुनाव 5 प्रदेशों का हो रहा था। आप ये भी उस वक्त कह रहे थे यहां कि हम आ रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रदेश हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं। उछल उछल करके कहते थे चन्नी साहब आ रहे, चन्नी साहब आ रहे। परिणाम निकला चन्नी साहब दोनों जगह से चले गए। परिणाम निकला उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार बन गई। और मैंने कहा आपका ये आने की बात जो कह रही है वो इसी तरह से होगी, जाने की बात हो जाएगी जिस तरह से पंजाब और उत्तराखंड का आप जिक्र कह रहे थे हमारे। कोई वजह भी तो बढ़नी चाहिए। कांग्रेस को वोट दें तो किस बात के लिए दें? इसलिए वोट दें कि फिर से वो भ्रष्टाचार का वो उनका जो सिलसिला जिस प्रकार से उसमें भी प्रतिस्पर्धा होती थी। अब याद करिए कांग्रेस का शासन में 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, उसमें भी प्रतिस्पर्धा होती थी, उसमें भी मुकाबला होता था। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है देश में। 8 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है कि कहीं घोटाला हुआ हो, कहीं कोई आवाज इस प्रकार की सुनी। हिमाचल प्रदेश में हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है। हाँ, चुनाव है, चुनाव के दिनों में कुछ तो कहना है, चुनाव के दिनों में कुछ बातें तो कहेंगे, लेकिन अगर हिम्मत है तो तथ्य के आधार पर कहिए, सबूतों के आधार पर कहिए। आप क्या हम ही जांच के आदेश करेंगे? लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? जब हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त किस प्रकार की सारी चीजें होती थी, मैं उन सारी बातों में जाना भी नहीं चाहता। हमने पहले दिन से एक बात कही कि हमारी सरकार बनी है, हम सरकार बनने के बाद बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते। और इसको मैं कहता हूं, आज की तारीख में हम जिन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के बात करते हैं, हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, तो हमने रिवाज बदलने की बात अभी नहीं की। हमने रिवाज पहले दिन से बदलने की बात शुरुआत की है। हमने पहले दिन से रिवाज बदलने की बात कही है। ये सत्य है। जो सरकार को हिमाचल प्रदेश में बदलती थी, परिवर्तन होता था, तो रिवाज ऐसा होता था, पूर्व सरकार के कुछ नियम कार्यक्रमों को रद्द करते थे, योजनाओं को रद्द करते थे, जांच के आदेश होते थे,
हमने कहा ये देवभूमि हिमाचल है, ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है, और हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप ये हिमाचल चलना चाहिए, बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने कहा ये बदले की भावना से चलने वाला काम, हमको ये रिवाज बन चुका है, इस रिवाज को बंद करना चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, अब देखिए कि हमने अगर रिवाज बंद करने की बात कही है बदले की भावना से, तो हमने आज तक उस पर हम कायम हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। अगर इस विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कहूं, काम पहले भी हुए, अलग अलग समय में हुए, सभी सरकारें काम करती हैं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो इन 5 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है, उस काम की तुलना कभी किसी कार्यकाल के साथ नहीं हुई। एक विधानसभा क्षेत्र में 3 डिवीजन, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन, आईपीएस का डिवीजन, इलेक्शन बोर्ड का डिवीजन, एक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 सब डिवीजन, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन, हॉस्पिटल के भवन के लिए पैसा, सड़कों के निर्माण के लिए पैसा, सड़कों को पक्का करने के लिए पैसा, पेयजल योजना के लिए। मैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं कह सकता हूं, मेरे पास आंकड़ा इस वक्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो काम हुआ है आने वाले कई दशकों के लिए आपकी इस क्षेत्र की पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो। और ये हमारा दायित्व भी था, हमारा काम भी था, हम इस बात के लिए चुने हुए। जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया, प्रचार करने की कोशिश करते हैं और झूठ इतना बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमने कहा कभी तो भगवान से डरो, तुम्हारी पार्टी का अगर ये हर्ष हुआ है तो कुछ तो मुझे लगता है कि लोगों का श्राप भी लगा और कुछ ऊपर वाले का भी श्राप लगा। मेरे शब्द शायद किसी को बुरे लगे, लेकिन लगे। दिन के उजाले में सत्य तो बोलो, जो आंखों के सामने दिख रहा है उसका तो जिक्र करो। हमने कांग्रेस के मित्रों को कहा, मैंने कहा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस का भी कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना का लाभार्थी नहीं है। बहुत पीड़ा हुई उनको, कहने लगे कैसे कि हमको क्या मिला, हमको कुछ नहीं मिला। मैंने कहा भगवान को साक्षी मान करके स्वीकार करो, तुम भी लाभार्थी हो। वो तो हम कैसे हैं लाभार्थी? मैंने कहा तुमको भी प्रदेश और केंद्र सरकार का लाभ मिला है। फिर मैंने कहा कि कोरोना का दौर था और कोरोना के दौर में नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर में वैक्सीन दी। एक वैक्सीन 500 रुपए तक की पड़ती है, आपको 2 डोज, पता नहीं डोज तो 3 लगी। तो मैंने कहा पैसे लिए, उनसे पैसे तो नहीं लिए। मैंने कहा लाभार्थी हुए कि नहीं हुए? बोलते नहीं हो, कोई बात नहीं, बोलते तो सबको लगी। मैंने कहा सभी तो क्या, तभी तो मैं कह रहा हूं 3 डोज लग गई, 1500 रुपए का, 1500 रुपए से ज्यादा का उसमें उनको जो है वो बिना पैसे के जो है वो वैक्सीन की डोज लग गई। तुम्हारा जीवन सुरक्षित कर दिया, तुम्हारे परिवार का जीवन सुरक्षित कर दिया, उसके बावजूद कहते हो कि हमें तो कुछ नहीं मिला। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, जयराम ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुम्हारे घर में नल लगा है? बोलता हाँ लगा है। नल मैं कहा घर के बाहर लगा? नहीं नहीं, रसोई में भी लगा है। मैं कहा बाथरूम में? बोलता हाँ बाथरूम में भी लगा है। पानी आता? मैंने कहा हाँ पानी आता। बोलते मैंने कहा तुमको बिल आता है? बोल पहले आता था, अब नहीं आता है। पिछले 6 महीने से हमने कहा भी पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। थोड़ा सा पैसा हमको इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में आता था, हमने तय किया 31 करोड़ आता था। हमने कहा हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए 31 करोड़ कोई मतलब नहीं बनता है, कोई बड़ा विषय नहीं बनता है। हमने कहा इस कमी को हम और जगह से पूरा कर लेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले सभी लोगों को पीने का पानी का कोई पैसा नहीं देंगे। तो मैंने कहा कांग्रेस के मित्र को मैं कहा
पहले मिलता था टैंक का पानी, पैसे नहीं मिलता था। हमने कहा तुम्हारे घर में महिलाएं हैं, बोलते कि हाँ जी महिला तो है। हमने कहा वो बाजार जाती हैं, काम से कहीं आना जाना होता है, रिश्तेदारी में जाती, बोलते हाँ जाती हैं। मैं उनका किराया आधा लगता है, बोलता हाँ पहले पूरा लगता था, अब आधा लगता है। हमने कहा लगता है ना आधा लगता है, बोलता हाँ। तो आप लाभार्थी हुए कि नहीं हुए? बेचारे का चेहरा उतर गया। ये सुन करके ये सुनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि बेशर्मी की कोई आज के इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। जो लोग दिन दिहाड़े झूठ बोलते हैं, हमने कहा आगे सुनो मेरी बात। फिर वो उठे जाने लगे परेशान होकर के। हमने कहा जाओ मत, तो पूरी सुन लो। मैंने कहा बिजली लगी आपके घर में, लट्टू जलता है? बोलते हाँ जलता है, लट्टू में लगा है। मैंने कहा किराया पहले कितने आता था? बोलता आता था 500 400 रुपये, 450 500 रुपये आता था, कभी 600 रुपये भी आता था। मैंने कहा कितना आता है? बोलता अब कोई नहीं आता है। मैंने कहा लाभ हुआ कि नहीं हुआ, लाभार्थी हुए कि? बोलते हुए तो हुए। बोलता आपने तो हमारे घर में भी झगड़ा डाल दिया। हमने कहा झगड़ा क्या डाला? बोलते बीवी बोलती है कि मेरा किराया आने जाने का आधा हो गया, मैं तो भाजपा को वोट दूंगी। और मैं बोलता कि चुप रहे भाई, मैं बाहर कांग्रेस के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो बड़ा नेता, कांग्रेस का झंडा लगा करके चला हूं गाड़ी में, कांग्रेस का झंडा घर में लगाए हुआ, लेकिन घर में ये स्थिति बन गई। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। इसको आप इसको उनको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उनकी एक आदत है, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। वो माने तो ना माने, लेकिन हमारी भी एक जिद है कि हमने जो किया है उसको मनवा करके छोड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा करेंगे। कहा जा रहा था कि बुजुर्गों को पेंशन का जिक्र, हमारी कैबिनेट में पहले दिन उन्होंने निर्णय किया सरकार बनने के बाद। और कांग्रेस लोग क्या करते थे, पेंशन की बात तब करते थे जब 80 साल के ऊपर होंगे तो सब भाषण देते थे। 80 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन का हमने आय सीमा में छूट दे करके प्रावधान किया है। वो इसलिए कि उनको पता होता था कि 80 साल के बाद तो आदमी निपट जाएगा, थोड़े बहुत रहेंगे उनका सोचेंगे, बाकी तो निकल जाएंगे, इसलिए बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी सरकार है, हमने बुजुर्गों के लिए, जिन बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को समझा है, सीखा है, देखा है, हमने उनका सम्मान किया। हमने 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया। वो 4 लाख लोगों को पेंशन दे रहे थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। वो 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। गरीब आदमी के घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए, ये बड़े लोग नहीं सोच पाए, हम सब लोगों ने सोचा। मैं इनके बड़े लोगों की बातों का जिक्र करता हूं। एक दिन मैंने भाषण दिया, हमने कहा कि भाई इस बार रिवाज बदलेंगे। तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी हो गई। एक नेता अभी बन रहा है नेता, और वो बातें कहते हैं जो उनके बापूजी भी नहीं कहते थे। कहने के लगे कि रिवाज नहीं बदलेगा, रिवाज मेरे पिताजी नहीं बदल सके, वो तो कई बार मुख्यमंत्री रहे, राजा साहब नहीं कर सके, जयराम तो किस खेत की मूली है, भाषण में बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे आप मूली बोलो, चाहे गाजर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं एक बात उसमें से निकाल पाया। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बहुत ज्यादा बैठ गई कि वो बड़ी है और बाकी लोग छोटे हैं। और मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं, आदमी ना बड़ा होता ना छोटा होता है। अटल जी ने अब कविता में लिखा हुआ
कि आदमी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। ये बड़े वाली बातें दिमाग में जो रखी है, इसको दिमाग से निकालना होगा। और इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, जो छोटा होकर के गरीब का दर्द समझ सकता है, गरीब का दर्द को बांट सकता है, वो बड़ा आदमी कभी नहीं कर सकता है। मैं इस बात को दावे के साथ, ये बड़े लोग कभी नहीं कर सकते। तभी तो हमने पेंशन बुजुर्गों के लिए निकाली है। उसके लिए, उस बुजुर्ग के लिए जब 1800 रुपए की पेंशन आती है, उसको कितना सुकून होता है। दो चीजें अपनी जरूरत की वो उस बुढ़ापे में उस पेंशन से अपने लिए मुहैया करवाता है। बड़े लोगों के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। बड़े लोग तो बड़े रेस्टोरेंट में, होटल में खाने जाएंगे, 2000 रुपए तो वहां पर वो वेटर को टिप दे करके आ जाएंगे। लेकिन एक बुजुर्ग को 1800 रुपए क्या महत्व होता है, वो गरीब आदमी ही समझ सकता है, वो बुजुर्ग समझ सकता है। ये अंतर है जिसको समझने की, समझाने की जरूरत है। एक आदमी बीमार होता है, गरीब आदमी बीमार होता है, जो बड़े लोग हैं उन्हें कभी सोचा नहीं कि गरीब आदमी बीमार होगा तो उसका इलाज कैसे होगा। बड़े लोगों के लिए तो हॉस्पिटल का प्राइवेट वार्ड खुल जाएगा, बड़े लोगों के लिए तो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने की सुविधा होगी, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके पास पैसा है। लेकिन गरीब आदमी को बीमारी लग जाए, ऐसी बीमारी लग जाए जिस बीमारी का इलाज के लिए ज्यादा खर्च हो, उसको अपना घर परिवार, जगह जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है। जब मैं सत्ता में आया तो मैंने अपने अधिकारियों को पूछा, हमने कहा गरीब आदमी बीमार हो तो उसके इलाज के लिए आपके पास योजना क्या है? कहा कि कोई योजना नहीं है। हमने कहा कोई योजना बनानी हो तो क्या करना चाहिए? कि साहब बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा लगेगा। हमने एक बात कही कि जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है दुनिया में। जिंदगी चाहे गरीब की हो, चाहे किसी और की हो, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए हमको काम करना चाहिए। हमने योजना शुरू की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए, और हमने हिम केयर पूरे प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। बड़ा होना अपनी जगह होगा, लेकिन गरीब आदमी के लिए क्या सोचा उसने? आज वो गरीब आदमी अगर बीमार होता है तो जेब में पैसे नहीं भी हैं तो जेब में हिम केयर का कार्ड लेकर के जाता है। उसे मालूम है मेरा इलाज इससे हॉस्पिटल में बिना पैसे के होगा। 3.5 लाख लोगों को हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में जिनका इलाज हमने मुफ्त में किया है। तो बड़े लोग नहीं कर पाए, वो हम छोटे लोगों ने किया है। हर बहन हमारा इस बात को देख करके देखती थी, मेरे पड़ोस में गैस आ गई, इस तरफ भी गैस आ गई, गांव में सबके घर में गैस आ गई, मैं गरीब हूं, मैं गैस नहीं ला सकती। सोचती तो वो भी थी कि गैस मेरे घर में भी लगनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे गैस लाऊं? हमने तय किया, गरीब हुआ तो क्या हुआ, हमने कहा कोई घर पूरे प्रदेश में नहीं छोड़ेंगे जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचाएंगे। हर घर में गैस का चूल्हा हमने पहुंचाया। जिस काम को गरीब, जिस आदमी को जरूरत थी गैस की, लेकिन गरीबी के कारण गैस नहीं खरीद सकते थे, आज हमने उनके घर में गैस पहुंचाई। और इस बात को बड़े आदमी नहीं सोच पाए, ये भी छोटे लोगों ने ही सोचा, छोटे लोगों ने इस काम को किया। गरीब बेटी की शादी हो गई, बीपीएल परिवार की बेटी की शादी, आशीर्वाद तो सभी माँ बाप देते हैं, लेकिन उसके बाद बेटी के हाथ में कुछ देने का मन करता है, क्योंकि माँ बाप की अपनी भावनाएं होती हैं। ऐसे में माँ बाप सोचते हैं कि क्या करें। तो हमने कहा आप चिंता मत करिए, उस बेटी का जिम्मा हमने लिया। जो बीपीएल परिवार की बेटी होगी, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, 31,000 रुपये हम सरकार की ओर से उसको शगुन देते थे, उसको मदद करें। बड़े लोग नहीं कर पाए इन बातों को, लेकिन छोटे लोगों ने इस काम को किया। कोई आदमी अगर बिस्तर में इस प्रकार से बीमार हो जाए तो चलने की स्थिति में नहीं है, अपना काम करने की स्थिति नहीं है, अपना पानी का गिलास भी खुद नहीं पी सकता है। पहले हमने सोचा कि थोड़े लोग होंगे ऐसे, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होता गया, संख्या बढ़ती गई, 20,000 लोग हिमाचल प्रदेश में, 20,000 से ज्यादा लोग हिमाचल में ऐसे निकले जो जिंदा हैं लेकिन बिस्तर पर पड़े हैं।
किसी के सहारे के बिना ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं। हमने ऐसे लोगों की सूची बनाई, रजिस्ट्रेशन किया, उनके खाते में हर महीने का सहारा योजना के माध्यम से 3,000 रुपये की मदद उनके खाते में डाल रहे हैं। ये हमने किया, लेकिन बड़े आदमी नहीं सोच पाए, जो बार बार सत्ता में रहे, कभी नहीं सोचा उन्होंने कि भी ऐसा भी लोग होंगे। इसलिए उनकी सोच और हमारी सोच की तुलना हो ही नहीं सकती है। और इसलिए मैं ठीक बात कहता हूं कि हमारी सरकार ने 5 वर्षों में गरीब के करीब रह करके काम किया है। वो लोग गरीब पर भाषण देते रहे, हमने गरीब के साथ इन 5 वर्षों को जिया है। हमने गरीब के साथ खड़े होकर के उनकी मदद की है। हमने गरीब के करीब रह करके उनकी दर्द को कम किया है। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सारी चीजों का जिक्र हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात भाई और बहनों हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में कि हमारे प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद। छोटा प्रदेश, लेकिन मेरा अपना प्रदेश, मेरा अपना घर, इस तरह के भाव व्यक्त करने वाले देश के प्रधानमंत्री हिमाचल के बारे में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कई बार विचित्र लगता है, हमारे कांग्रेस के मित्र जब ऐसी बातें करते हैं, जब मोदी जी हिमाचल आते हैं, हिमाचल आने के बाद कांग्रेस की खबर लगाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं मोदी जी आए थे लेकिन दिया कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं। अरे उनको ये मालूम नहीं पड़ता है कि मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो मंच पर से घोषणा नहीं करते हैं, जमीन पर काम करते हैं। अगर मोदी जी बिलासपुर आए तो एम्स का उद्घाटन करके यहां से गए। जिस एम्स का शिलान्यास मोदी जी ने किया था, उसका उद्घाटन करके यहां से गए, जो 1400 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ। ये हमारे कांग्रेस के मित्रों को दिखता नहीं है। पूछते हैं कि मोदी जी आए तो दिया कुछ नहीं, क्योंकि उनको आदत पड़ी है। वो भी सच्चे हैं, कई बार मैं देखता हूं वो भी सच्चे हैं। सच्चे इसलिए हैं कि उनको दिया तब लगता है जब तक उनकी जेब में नहीं गया, तब तक के लिए लगता है कुछ दिया ही नहीं। भाई जेब में तो नहीं देंगे मोदी जी, वो तो दौर खत्म हो गया। कांग्रेस का दौर समाप्त हो गया पूरे देश भर में, जब बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती थी जमीन पर होती नहीं थी, कांग्रेस की जेब में चल जाती, कांग्रेस के नेताओं की जेब में चले जाती थी। ऊना में आए वंदे भारत ट्रेन पूरे देश भर में 4 शुरू हुई, और हिमाचल पहाड़ी प्रदेश में अभी रेल की शुरुआत हो रही है, लेकिन हिमाचल को भी वंदे भारत ट्रेन की तोहफा देकर के नरेंद्र मोदी जी गए, जो दिखता नहीं कांग्रेस को। बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है, जो वहां ऊना में जिसका शिलान्यास किया, पूरे देश में 3 पार्क मिले, 3 पार्क जिसमें 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और उस पार्क को हम लेने में सफल हुए। ऊना में शिलान्यास हुआ, और जिसमें आने वाले समय में 50,000 करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट आएगा। ये दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 3 का फेज 3 का जो है, उसका शिलान्यास करने के लिए, भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जी चंबा पहुंचे 3,000 करोड़ रुपए की लागत से। वो उनको दिखता है, कुछ दिया कि नहीं पूछते। इसलिए मैं कई बार मैं बोलता हूं, कुछ तो शर्म करो भगवान के लिए। अटल टनल रोहतांग जो अटल जी ने शुरू की थी 3,500 करोड़ रुपए की लागत से, उसका उद्घाटन करके जो है समर्पित कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी 2020 में। बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उन बातों को करने का अभिप्राय तो वहां होगा जहां कांग्रेस का इलाका है। ये तो इलाका ही उनका नहीं है, यहाँ कांग्रेस होनी नहीं चाहिए। और अब उनको बोल देना चाहिए कि भाई काहे को लड़ रहे हैं लोकतंत्र में। ठीक है बात, चलो लड़ने का अधिकार सबको है। हम जीतते जीतते थक गए, तुम हारते हारते थके नहीं। यहां इस विधानसभा क्षेत्र में 8 बार जीतना थोड़ा विषय नहीं है।
हम लगातार जीत रहे हैं और वो लगातार हार रहे हैं उसके बावजूद भी। और मैं तो समझता हूं कि अच्छा रहता है यहां आपकी बार सर्वसम्मति कर देते, खत्म कर देते। यार ये है नहीं, बस जो नहीं है बस का छोड़ देना चाहिए भाई। कभी तो स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं है अपने बस का भाई, ये नहीं है बस का, छोड़ दो। कांग्रेस के नेताओं की हालत ये है। अब क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग? इनके नेताओं से पूछा गया कि भाई क्यों छोड़ रहे हैं, बोलते हैं कि इस पार्टी में बचा कुछ नहीं है। नेताओं की हालत ऐसे देखिए, महंगाई पर दिल्ली में रैली की और इनके नेता राहुल गांधी जी भाषण देने के लिए खड़े हुए और भाषण दे करके खूब जोश में कहने लगे कि महंगाई कहाँ पहुंच गई, आटा 40 रुपए लीटर हो गया। आप अंदाजा लगाइए, जिस पार्टी के नेता को यही मालूम नहीं, एक गांव का आदमी होता तो भी समझ राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बनने की सोचते, वो आटे को किलो के हिसाब नहीं लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इसलिए मैं छोड़ना चाहता। कई बार सचमुच में दया आ रही है और इस क्षेत्र में आकर के तो बिल्कुल ही दया आ रही है। मैं आपके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हम जीते, सरकार बनाई, एक बार नहीं अनेक बार आदरणीय दीवान जी के साथ, ईश्वरदास दीवान जी के साथ मुझे भी 1998 के बाद काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु जी कहते थे उनको, बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया। जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको पहुंचाने का काम किया। डॉक्टर अनिल दीवान जी भी उनकी दुखद मृत्यु के बाद इस दायित्व पर रहे विधायक के नाते थोड़ा वक्त मिला, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। और बहन कमलेश जी ने इन 5 वर्षों में हर बात को लेकर के झगड़ा करने के लिए, ये रह गया, वो रह गया, इधर रह गया, उधर रह गया, ये काम रह गया, वो काम रह गया, और ऐसे कहते कहते पता नहीं कितने काम हमसे करवाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।